सब टॉपिक्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो उससे आपको आगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7 लेकर के आया हूँ आज। तो आप लोग अच्छे से पेन एंड नोटबुक लेकर के बैठिएगा एंड नोट कीजिएगा। एंड जिस किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके फिर वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ग्राफ पे मैंने एंड किया था कि कैसे कैसे आपका वेरिएशंस होता है वोल्टेज एंड आई के बीच का ग्राफ बताए थे, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि स्ट्रेट लाइन था, तो वोल्टेज वर्सेस आई के बीच का ग्राफ बताए थे, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे जो आप स्लोप निकाले थे, तो स्लोप जो यहाँ पे निकाले थे मीन्स थीटा, मीन्स आपका यहाँ पे टेन थीटा निकालते थे, तो आपका क्या होता था भी बाय आई, ठीक है। ये आपका लेंथ जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा, भी हो जाएगा। ये आपका लेंथ जो हो जाएगा आपका क्या होगा, वो आई होगा, तो भी बाय आई, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से जो वी बाई आई निकल रहा था, तो ये आपका क्या होता था, रेसिस्टेंस होता था, ठीक है। ये बात आपको बताए थे। चलिए, तो इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जस्ट आप सुनिएगा कि रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है ना आपका, वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे आपका क्या होता है, डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस जो आपका होता है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लिख सकते हैं रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा आपका, फॉर ए पार्टिकुलर कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अपवर्ड एरो शो करने का मतलब आपका क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। एंड आपका डाउनवर्ड शो करने का मतलब क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। बाद में बताएंगे आपको, कॉज बताएंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्यों आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए आपका इससे रिलेटेड क्या हो सकता है क्वेश्चंस, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके क्लास 10th स्टैंडर्ड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन द भी आई कर्व, आपको कर्व दे रखा है भी एंड आई के बीच का। यहां पे दो ग्राफ आपको दे दिया है, ठीक है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। ये आपका T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। देन T1 greater than T2, T2 T1 less than T2, T1 equal to T2, डाटा इनसफिशियंट। आपको इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बी वर्सेस आई का कर्व है, यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, दो अलग अलग टेम्परेचर का ग्राफ है। अभी जस्ट आपको बताया गया है कि आपका क्या होगा, भी वर्सेस आई कर्व में जो आपका स्लोप होता है ग्राफ का, वो क्या बताता है, रेसिस्टेंस बताता है। चलिए, तो यहाँ पे हम स्लोप की बात करेंगे, यहाँ पे जो स्लोप की बात करेंगे तो इसको θ1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आपका स्लोप की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, ये θ2 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे θ1 लेस देन है θ2 से, मीन्स आपका क्या है, इसका आपका एंगल जो है वो छोटा है ना आपका θ2 से। बात समझ में आ रही है। तो आप जो टेन थीटा जो लेंगे, तो टेन θ1 लेस देन आपका हो जाएगा टेन θ2 से। एंड टेन थीटा क्या बताता है आपका, टेन थीटा क्या बताता है, रेसिस्टेंस बताता है, ठीक है। टेन थीटा आपका क्या बताता है, रेसिस्टेंस। एक चीज याद रखिएगा कि टेन थीटा में आपका क्या होता है, थीटा का वैल्यू बड़ा होगा तो आपका टेन थीटा का वैल्यू भी आपका बड़ा होगा, ठीक है। एंड आपका थीटा का वैल्यू छोटा होगा तो टेन थीटा का वैल्यू भी आपका क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू आपका क्या है, θ2 आपका क्या है, ग्रेटर देन आपका θ1 से। तो यहाँ से आपका टेन θ1 आपका क्या होगा, टेन θ2 से छोटा होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, बोल सकते हैं ओवरऑल आपका कि इस ग्राफ का स्लोप आपका इससे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ आपका थोड़ा सा ज्यादा आपका क्या है, वाई एक्सिस के क्लोजर में है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, इसका स्लोप इससे ज्यादा है। एकदम बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहां से आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस की बात करेंगे, इसके रेसिस्टेंस की बात करेंगे, इसके रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका मान लीजिए हम लोग R1 रेसिस्टेंस ले लेते हैं, इसका रेसिस्टेंस R2 ले लेते हैं। तो आपका R1 जो होगा आपका लेस देन होगा R2, ठीक है।
और यहाँ से देख रहे हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन है टेम्परेचर का रेसिस्टेंस के साथ, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर जो आपका होगा R1 का टेम्परेचर जो होगा वो आपका क्या होगा, T1 जो है वो आपका क्या है, T2 से छोटा होगा। एकदम बात समझ में आई। मीन्स आपका टेम्परेचर 1 जो आपका होगा T2 से छोटा होगा। मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके स्लोप से, इसके कर्व से आप क्वेश्चन इस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट आपका ये ग्राफ उल्टा होता, मतलब I वर्सेस V होता, यहाँ पे रिलेशन भी आपको क्या मिलता, उल्टा मिलता, जैसे आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर I वर्सेस V कर्व। देखिए ये आपको कर्व क्लास 10th में भी पढ़ना है, ठीक है, बट उसका यूज नहीं है, तो आप इसका यूज समझ सकते हैं, ठीक है। I वर्सेस कर्व में भी आपका क्या होता है, ग्राफ ऐसा ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे स्लोप की बात करेंगे, स्लोप की बात करेंगे तो क्या होता है आपका tan थीटा इक्वल टू आपका यहाँ पे बोल सकते हैं I। देखिए ये आपका क्या होगा, हाइट क्या आपका होगा I, क्योंकि I के पैरेलल है ना, I एक्सिस के पैरेलल। ये आपका क्या होगा, V होगा, ये आपका I है, ये V है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो I बाई V, एंड I बाई V को क्या लिख सकते हैं, 1/r, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए 1/r लिख सकते हैं। मीन्स आपका क्या हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा, इसमें आपका दो तरीके का, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन का आपका जो कर्व दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो आपका कर्व दिया हुआ है वो आपका इस तरह का दिया हुआ है, T1 एंड T2, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ये θ1 मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, θ2, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, आपका tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, कोई डाउट है, यहाँ पे बोल सकते हैं ना, θ2 आपका क्या है, ग्रेटर देन θ1 है, तो आपका tan θ2 भी आपका क्या होगा, tan θ1 से बड़ा होगा। मीन्स रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, R2 ग्रेटर देन R1 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो रिलेशन आपका उल्टा है ना, 1/r है ना। चलिए तो आपका क्या होगा, उल्टा आपका यहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। मीन्स आपका क्या होगा, उल्टा आपको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ से आप इसका जो आप रेसिप्रोकल लेंगे, तो आप रेसिप्रोकल लेकर के बोल सकते हैं ऐसा, मे भी आप लोग इनइक्वलिटी जानते होंगे तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, तो 1/r2, या फिर आप इनइक्वलिटी नहीं भी जानते होंगे तो आप इन जनरल आप अपने लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको, ठीक है, कि R2 ग्रेटर देन R1 है, लेकिन यहाँ पे तो आपका 1/r1 1/r2 की बात कर रहे हैं, तो आपका रिलेशन आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो आपका ऐसा लिख सकते हैं। फिर आपका टेम्परेचर भी आपका T2 जो आपका होगा वो T1 से छोटा हो जाएगा। मीन्स आपका ऑप्शन यदि इस तरह का दिया रहेगा, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, T1 इक्वल टू T2 एंड डी ऑप्शन नन, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एकदम बात समझ में आ रही है। नहीं भी समझ में आएगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके वहाँ से आप लिंक क्वेश्चन सेंड करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो आप लोग देखे हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, आपका V/I होता है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस को लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट ओम्स लॉ से निकला आपका रेसिस्टेंस, उसी को पढ़ें। अब इसका देखिए डेफिनेशन क्या होगा, रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है, आपका किसी भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण आपका ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा, ठीक है। ये क्या होता है, आपका किसी भी कंडक्टर का इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है ड्यू टू विच और बाय द वर्च्यू विच इट कैन अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। चलिए, इट इज द property of the conductor by virtue which it can opposes the flow of charge थ्रू इट, ठीक है। ये क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का आपका प्रॉपर्टी जो है जिसके कारण आपका क्या करेगा, ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेगा। चलिए तो रेसिस्टेंस को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया करते हैं। देखिए मैथमेटिकली आपका क्या होता है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू मीन्स आर इज इक्वल टू वी बाई आई। मीन्स आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर। ठीक है, बात समझ आ रही है। आपका मैथमेटिकली क्या होता है, आपका ये आपका रेशियो होता है वोल्टेज एंड करंट का। वोल्टेज क्या, तो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप करते हैं उसका, एंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने के बाद जो करंट फ्लो होता है आपका उस कंडक्टर में, उसका आपका क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या होता है, इसका वोल्ट, इसका एम्पियर। तो SI यूनिट जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को हम लोग ओम बोला करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ओम है, ओमेगा का साइन है। ठीक है, ये आपका किसका साइन है, ओमेगा का साइन है। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, ओम। क्यों बोलेंगे ओम, तो साइंटिस्ट के ओम, जो आपका जॉर्ज साइमन ओम जो साइंटिस्ट थे, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे इसको ओम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यूनिट होता है इसका। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस को। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए आपको बोला जाएगा। ये आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है या फिर पूछता भी है, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज दैट वैल्यू ऑफ resistance when 1 ampere current is flowing through it by applying 1 volt potential difference across the ends of conductor। आई बात समझ में, 1 ohm resistance of the conductor is that value of the resistance when 1 ampere current is flowing through it by applying 1 volt potential difference across the ends of the conductor। एकदम बात समझ में आई। आपका क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का 1 ohm रेसिस्टेंस, आपका 1 ओम रेसिस्टेंस आपका इतना अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, जब आपका क्या होगा, 1 वोल्ट का आपका क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देंगे, एंड इसके कारण आपका कितना करंट फ्लो होगा जी, 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। मीन्स आपका बोल सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। कोई डाउट है, आई बात समझ में। किसी भी कंडक्टर का 1 ओम रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, जब आपका उस कंडक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस, उस कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे, 1 वोल्ट सेटअप कर देंगे, एंड उसके कारण आपका क्या होगा, 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ठीक है, एकदम बात समझ में आ रही है। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड फिर आपका आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में एकदम। चलिए, नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक है रेसिस्टर। ये रेसिस्टर क्या होता है, तो आपका ऐसा सब्सटेंस जिसके पास आपका कुछ भी थोड़ा भी रेसिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिस्टर। ठीक है, द
substance which have ability to oppose the flow of charge through it। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एबिलिटी होता है आपका चार्ज फ्लो को रोकने का, ठीक है, या फिर उसको रेसिस्ट करने का, अपोज करने का, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टर कहेंगे। तो देखिए रेसिस्टर का रिप्रेजेंटेशन आपका किस किस तरह से हो सकता है आपका सर्किट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका रेसिस्टर का रिप्रेजेंटेशन आपका किस किस तरीके का हो सकता है, तो वो दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ resistors in the इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जो हम लोग देखिए आप यहाँ पे फिक्स्ड रेसिस्टर की बात करेंगे, मतलब ऐसा रेसिस्टर जिसका आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू पहले से फिक्स होगा, ठीक है, तो उसका आपका रिप्रेजेंटेशन जस्ट आपका इस तरह से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका क्या हो सकता है, या डायरेक्ट देखिए नॉर्मल आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बस उसी को दिखाते हैं। ये आपका ऐसे करके रेसिस्टर हो सकता है रिप्रेजेंटेशन जिसका आपका क्या होगा, वैल्यू फिक्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा वेरिएबल रेसिस्टर। तो वेरिएबल रेसिस्टर के लिए आपका क्या होगा, आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होता है, दोनों का मीनिंग आपको सेम ही हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर। तो इसके लिए आपका क्या होता है, इस तरह करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे जितना मन उतना आप रेसिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके हम लोग क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंट किया करते हैं, ठीक है। वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए आपका इस तरह का, एंड आपका पोटेंशियल डिवाइडर के लिए आपका क्या करेंगे, हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। कोई डाउट है, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्या होता है, रेसिस्टेंस का, रेसिस्टर का आपका क्या होता है, सॉरी रेसिस्टर का आपका क्या होता है, सर्किट में रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एकदम आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब आपका ये आपका समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपका जो होता है, ये आपका रेसिस्टर समझ में आ गया। अब देखिए आपका क्या होगा, बताते हैं कि आपका कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेसिस्टेंस आपका क्या होता है, कंडक्टर का किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, तो लिख लीजिए आप लोग, टॉपिक लिखिए आप लोग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मैं सबका कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहला आपका फैक्टर होगा लेंथ। लेंथ से कैसे आपका वैरी करता है, तो आपका रेसिस्टेंस जो आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आपका किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, ये सब फिक्स रहा तो क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का लेंथ के आपका अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका इंक्रीज और डिक्रीज करता है। लेंथ आपका बिगर होगा तो आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। लेंथ आपका स्मॉलर होगा तो उसका रेसिस्टेंस क्या आपका कम होगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड temperature of the conductor remains unchanged, then R
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि ए एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ए मीन्स आपका एरिया लिख सकते हैं आप। ठीक है, मीन्स आपका क्या होगा, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करेगा तो आप सही से इसका वेरिएशंस नहीं नोटिस कर पाएंगे। टेम्परेचर वेरी करता रहेगा तो आप सही से इसका वेरिएशंस नोटिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दोनों फैक्टर को क्या किए, पहले से हम लोग कांस्टेंट कर दिए, फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आपका ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए सेकंड, देखिए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए क्या होता है, तो आपका क्या होता है, किसी भी, जैसे देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्या मार्कर है, इसका आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो आपका ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ आ रही है, तो आपका मीन्स आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, थिकनेस ऑफ द वायर, वायर आपका जितना ज्यादा थिकर होगा वहां पे रेसिस्टेंस क्या आपका होगा उतना कम होगा। ठीक है, एंड आपका वायर जितना ज्यादा थिनर होगा आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या आपका वहां पे उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उतना ज्यादा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ रही है। देखिए ये सब जो आपको बता रहे हैं, याद रखिए इस चीज़ के लिए, आप एकदम 100% याद रखिएगा। ये सब आपको बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट के लिए, फॉर नॉट एसी। एसी करंट के लिए नहीं, एसी करंट के लिए जस्ट आपका उल्टा होता है। ठीक है, एसी करंट में आपका जस्ट उल्टा होता है। वहां पे आप देखेंगे कि वायर जो होता है आपको, जैसे मैं अभी जस्ट बोला कि वायर आपका थिकर रहेगा तो वहां पे रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, वायर आपका थिकर होगा तो वहाँ पे रेसिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वायर का इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे बहुत ज़्यादा थीन वायर रहता है। क्यों लिया आता है, जब रेसिस्टेंस मान लीजिए थिनर होने से आपका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सर्किट में करंट का फ्लो बहुत ही कम होगा। तो आपका ऐसे में थिनर वायर जो लेंगे तो ये तो गलत करते हैं। बट आपको ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग के हाउस होल्ड में जो आता है वो आपका कौन सा करंट रहता है, एसी करंट रहता है। एंड एसी करंट जो होता है आपका वो कंडक्टर के इनसाइड से नहीं, कंडक्टर के इनसाइड से नहीं, कंडक्टर के सरफेस से होकर के फ्लो करता है। एंड उसे चाहिए सरफेस एरिया ज्यादा। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसलिए हम लोग थीन वायर लेते हैं क्योंकि आपका क्या होता है, वहां पे एसी करंट का फ्लो जो होता है वो आपका उसके सरफेस से होता है। बट डीसी करंट की बात करेंगे तो आपका क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर होता है। ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड से बहुत बड़ा पॉइंट बता रहे हैं जो आप लोग मे भी क्लास 12 पढ़ने के बाद भी आप लोग नहीं इसको आप लोग समझ पाए या फिर जान पाए। ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा कि डीसी करंट में क्या होता है, आपका करंट जो फ्लो करता है वो कंडक्टर के इनसाइड से करता है। बट एसी करंट पे आपका करंट जो आपका फ्लो करेगा वो आपका सरफेस से होकर के फ्लो करता है। इसलिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कराने के लिए आपका एसी करंट में थीन वायर का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स आपका एक ही वायर के कवर के अंदर में देखिएगा, उससे छील के देखिएगा, उसका कवर हटा करके देखिएगा तो वहां पे आपका 7, 8 या फिर मे बी 10 आपका पतला वायर्स रहता है, कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट है, एकदम बात समझ में आ रही है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होगा किस बात पर डिपेंड करेगा जी, तो आपका जस्ट आपका रेसिप्रोकल होता है। मीन्स आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस आपका कम होगा। बट यहाँ पे भी आपका 2 फैक्टर है जिसको आपको हमेशा कांस्टेंट रखना है। वो कौन सा फैक्टर होगा आपका, लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। आई बात समझ में, आपका क्या होगा, लेंथ को एंड टेम्परेचर को फिक्स रखना होगा, तभी एरिया से सही एग्जैक्ट वेरिएशंस आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए इसको आप सेकेंड पॉइंट मानिए, सेकेंड इक्वेशन मानिए। चलिए थर्ड आपका देखिएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या होता है, आपका डायरेक्ट वेरिएशंस होता है। टेम्परेचर हायर होगा तो आपका क्या होगा, यहां पे रेसिस्टेंस भी हायर होगा। तो देख लीजिए आपका टेम्परेचर से क्या होता है, आपका रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड आपका ये होता है, आपका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं अभी जस्ट आपको, 1 + α/T ऐसा बोल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आता है। ये RT क्या है जी, RT क्या है,
रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर टी। आर नॉट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा क्या है, इसको बोला करते हैं लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो आपका अल्फा का वैल्यू क्या होता है आपका, वो डिफरेंट मेटल्स के लिए क्या होता है आपका, डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर टी क्या है आपका, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट टेम्परेचर टी। आर नॉट क्या है आपका, मे बी शायद आप लोगों को नीचे में नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग बस इसे सुन करके नोट कर लीजिएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं। आर नॉट जो होगा वो रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। ठीक है, एंड अल्फा क्या होगा, उसको बोला करते हैं लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट्स। ठीक है, एंड टी तो समझ ही रहे हैं, पार्टिकुलर टेम्परेचर का मीन्स आप जिस टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं वो टेम्परेचर आपका क्या होगा, टी होगा। एकदम बात समझ में आ रही है, 100% समझ में आ रही है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एंड आपका एक लास्ट फैक्टर है, एक लास्ट आपका फैक्टर है जो आपका होता है नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का नेचर उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होता है आपका, कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। अब देखिए एग्जांपल भी देखिए, जैसे बताते हैं आपको, रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 60 times higher than the resistance of कॉपर। अब देखिए नाइक्रोम आपका क्या है, एक ऐसा आपका एलॉय होता है जिसका आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में 60 टाइम्स होता है। आप सोच लीजिए आपका क्या होगा, इस आपका कंपाउंड में कुछ न कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा जिस कारण से कॉपर के रेसिस्टेंस से आपका क्या होगा, इसका 60 टाइम्स ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, मीन्स आपका रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है आपका, वो कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, देन वहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 जो आपको लिखे थे, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लिखे थे, उस दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपका क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या 1/r था, सॉरी 1/a था। ठीक है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए कंबाइन करने का तो क्या होगा, ये कंबाइंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, कंबाइन करेंगे तो आपका क्या होगा, यहां से देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे रो। ठीक है, ये आपका क्या है, रो। ये आपका होता क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी called resistivity or a specific resistance of the conductor। ठीक है, ये आपका क्या होता है जी, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ
और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एकदम बात समझ में आई। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए आ रही बात में। चलिए यहाँ पे आपका क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, इस चीज़ का आपका इसका आपका नेचर आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फिर वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जस्ट आपका द वैल्यू ऑफ रो depends upon the value of rho depends upon the nature comma temperature and pressure of the conductor but independent from the shape and size of the कंडक्टर। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, ये आपका कंडक्टर के नेचर पे एंड टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है, बट ये आपका क्या होता है, शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स आपका किसी भी कंडक्टर का कितना छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा पार्ट क्यों ना ले ले, आपका सब का क्या होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीन्स आपका रो जो आपका होगा वो आपका सेम होगा। अब चलिए इसके यूनिट की बात करते हैं, तो देखिएगा इसका यूनिट R इक्वल टू क्या, रो L बाई ए है, तो यहाँ से रो इक्वल टू लिख सकते हैं R A बाई L लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो इसका आपका यूनिट होता है ओम, इसका आपका मीटर स्क्वायर, इसका आपका मीटर होता है, ये कैंसिल हो गया तो आपका क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, इसका आपका रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आपका हो गया, ओम मीटर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट है? चलिए तो आपसे कहा जा सकता है रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आप कैसे करेंगे रेसिस्टिविटी को डिफाइन, तो चलिए रेसिस्टिविटी तो आप बोल सकते हैं इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, आपका रेसिस्टिविटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है कितना, तो आपका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड आपका यूनिट लेंथ का। मीन्स देखिए तो रो इक्वल टू अभी आप जस्ट लिखें R A बाई L। ठीक है, R A बाई L, तो देखिए तो इफ A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, L इक्वल टू 1 मीटर ले लें तो आपका क्या होगा, रो इक्वल टू R 1/1, मीन्स आपका रो इक्वल टू R हो गया ना। तो मीन्स आपका क्या हुआ, रो जो हो गया। वैसे किसी भी कांस्टेंट को इसी तरह डिफाइन किया था, एकदम याद रखिएगा, किसी भी कांस्टेंट को आप अभी जस्ट आपका क्या किए हैं, आप पर क्या है अभी जस्ट क्लास 9th पर क्या है, तो F इक्वल टू आप G पढ़ेंगे, G M1 M2 बाई R स्क्वायर। आपको बोला जाएगा G को डिफाइन कर लेते तो कैसे करिएगा, G को डिफाइन कर लेते तो कैसे करिएगा, तो आप बोलेंगे इट इज द फोर्स बिटवीन 2 मास पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। मीन्स आपका इसका सबका आपका यूनिट ले लेंगे तो जी आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका एफ के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे करके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी याद रखिए, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डिफाइन करना होगा तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, हर अभी से लेकर के आपको पूरा का पूरा साइंस में हर जगह आपको इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे कि इसको छोड़ के बाकी बस सबको आप यूनिटी मान लेंगे, देन आपका ये इसके बराबर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या किए कि इसे डिफाइन करना था, आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे, आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते थे कि R इक्वल टू आपका रो
L बाई ए, तो ये क्या होता है आपका, ये इसके बराबर कब होगा, जब L एंड आपका क्या होगा, इसको A को क्या करेंगे हम लोग, यूनिट ले लेंगे, ठीक है, कोई डाउट है, तो आपका रो R के बराबर हो गया, कोई डाउट है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एकदम बात समझ आई, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी के बेसिस पर लोग टाइप्स ऑफ मटेरियल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आपका होगा कंडक्टर। कंडक्टर पता ही होगा, कंडक्टर में क्या आपका ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास कराता होगा। तो इसका रेसिस्टिविटी का जो आपका ऑर्डर होगा, रेसिस्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, मिस बोल सकते हैं द सब्सटेंस which have ability to flow electric current easily through itself। मतलब खुद के द्वारा आपका इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो कराने का जो आपका एबिलिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और इसका जो रेंज होता है, रेंज ऑफ रो जो बात करेंगे तो वो क्या होता है आपका 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। मतलब आपका 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁶ मीटर ओम मीटर तक आपका क्या होता है, इसके रेसिस्टिविटी का रेंज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है, एकदम बात समझ आ रही है, आपका ऐसा सब्सटेंस जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो। ठीक है, आपका क्या होगा, उस सब्सटेंस के द्वारा आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट फ्लो। अब यहां पे देखिए इसका रो का रेंज देख लीजिए तो आपका क्या होगा, मोर देन 10⁻⁴ ओम मीटर। मतलब 10⁻⁴ ओम से आपका क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है। चलिए इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या आपका होगा, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ETC ले सकते हैं, यहां पे आप ले सकते हैं CuAl Ag। आपको पता है कि बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, आपका Ag होता है, ठीक है, कोई डाउट है। तो आपका कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, Ag हुआ, आप इस सबको ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका, नेक्स्ट आपका होता है सेमीकंडक्टर। एक आपका सुपर कंडक्टर भी होता है, बट उसका स्टडी हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर का हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक वेक्टर करंट में, ठीक है, वहाँ पे स्टडी करेंगे वहाँ पे, क्योंकि मुझे कॉज बताना पड़ेगा एंड अभी बताने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, इसका जब का ये होगा रेसिस्टिविटी का जब का रेंज होगा वो आपका क्या होगा 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁴ ओम मीटर तक, ठीक है। आपका ये ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे आपका क्या होगा, पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। में सबका बहुत ज़्यादा भी नहीं एंड आपका बहुत कम भी नहीं, मतलब दोनों के आपका बीच का होगा। ये आपका ऐसा है सब्सटेंस जिससे आपका इजीली करंट फ्लो कर रहा है, ये ऐसा सब्सटेंस बिल्कुल नहीं फ्लो कर रहा है एंड इससे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा बट आपका उतना नहीं, ठीक है। तो आपका इसका रेसिस्टिविटी का रेंज क्या हो जाएगा 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम मीटर तक, ठीक है। 10⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁴ ओम मीटर तक, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, आपका क्या होगा GeSi क्रिस्टल।
जर्मेनियम का बोल सकते हैं, या फिर आपका एसआई का। ये सब आपका क्या होता है, ऐसा इसका ऐसा क्रिस्टल होता है जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पार्सली फ्लो करता है। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए, आप इस सब का एग्जांपल आप देखे होंगे। सोलर प्लेट जो होता है, सोलर प्लेट आपका सेमीकंडक्टर का ही बना होता है, तो आपका क्या होता है, उसमें आपका सिलिकॉन का हो सकता है, फिर जर्मेनियम का हो सकता है प्लेट। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।